आइए सुनते हैं कहानी श्रवण की माँ। वो युवक जो अपने बूढ़े माता पिता को लेकर शताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार कोच में तीर्थ यात्रा के लिए अभी अभी बैठा है। श्रवण कुमार उसका असली नाम नहीं है। उसके पिता के भी रिटायर होने में अभी करीब साल भर बाकी है। उसकी माँ का हौसला भी अपनी बहू और पोते पोतियों को लेकर बुलंद है। इस तरह उसके पिता और माँ दोनों में से कोई भी खुद को बूढ़ा मान लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इन दोनों की आंखें भी ठीक ही ठाक हैं। ये शताब्दी एक्सप्रेस भी कुछ भी हो, कम से कम महंगी तो नहीं है। फिर भी कथाकार के नाते इतनी छूट तो मैं आपसे लूंगा ही कि मैं उस युवक को श्रवण कुमार कहता चलूं। शताब्दी एक्सप्रेस की वातानुकूलित चेयर कार, भोर की चाय दिए जाने के बाद की वो चुप्पी जारी है जो नाश्ता बांटने की तैयारी कहलाती है। अखबार सबको मिल चुके हैं। कंडक्टर इक्का दुक्का घुसपैठियों को धीरज से निपटा रहा है, उतने ही धीरज से जितने से लोग कोच में किशोरी अमोनकर को सुन रहे हैं। श्रवण के पिता किसी सरकारी अनुभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं। एक बेटा और एक बेटी ब्याह चुके हैं। जिम्मेदारी के नाम पर बस एक श्रवण की शादी होनी रहती है। श्रवण के पिता की गिनती दफ्तर और समाज में समझदार सयाने आदमी की तरह होती है। इस नाते उनके चेहरे से ये टपक नहीं रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस में उनकी ये पहली यात्रा है। हालांकि मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन खोलने की अटपटी कोशिश जो पिछले 5 मिनट से जारी है, हालात का यही बयान पेश करती है। श्रवण कुमार की माँ, मुंह फट, तेज तर्रार, किसी की क्या परवाह करनी टाइप महिला, बाकायदा जाहिर कर रही हैं कि रेल यात्रा के ऐसे 2 कौड़ी के माहौल से उनका पहला वास्ता है। उनके ज़माने में तो कोच में नाश्ता बढ़ चुका है। इस नज़ारे के साथ श्रवण परिवार का कौतुक इस कहानी का विषय नहीं है। एक संक्षिप्त से भूचाल के बाद श्रवण की माँ ने ये इजाज़त दे दी कि श्रवण के पिता नाश्ते में ऑमलेट ले लें, और कुछ देर में स्थितियाँ संपर आ गईं। बड़ी ने तुलसी को पानी तो दिया होगा ना? माँ की बदकही शुरू होनी थी तो हुई। श्रवण के पिता ने अखबार उठा लिया। हालांकि कान उन्होंने अपनी भागवान के पास ही रख छोड़े थे। पता नहीं कब क्या कह बैठे। श्रवण की माँ ने नाश्ते के बाद एक पान खाया और एक बीड़ा पति की ओर बढ़ा दिया। नित्ती क्या कर रही होगी इस वक्त? लड़ तो नहीं रही होगी अपने भाई चेतन के साथ? माँ तो उसकी निरी निकम्मी है। कहीं बैठी होगी अखबार लेकर। बच्चे चाहे भाड़ में जाएं। भाड़ कहाँ है अपने घर में? बताओ जरा। कह सकते तो कहते श्रवण के पिता, लेकिन चुप रहे वो और अखबार में डूबे रहे। जहां भी है भाड़ अपने घर में, वो भी इस समय घर में नहीं है, रेलगाड़ी में है। बेटे के मजाक से श्रवण की माँ का न तो संवाद खंडित हुआ और न प्रलाप। उल्टे श्रवण ही उनकी चपेट में आ गया। कल शाम तुझे 2 चिट्ठियां दी थी डालने के लिए। डाल तो दी थी ना? या? और अब वो श्रवण कुमार की लापरवाही बखानने लगी। सब कुछ के बावजूद चुप तन्मय बैठ रहा श्रवण। उसे माँ की आदत का पता है। निंदा पुराण उनकी कमजोरी है। उसके बिना उसे चैन कहाँ। इसके अलावा जो सामने होगा उसे भूल कर जो परे होगा उसके प्रसंग में डूबती दिखेंगी वो। पता नहीं बड़ी ने दवाई खाई होगी या नहीं। मंगा तो लेती है अरविंद से महंगी महंगी शीशी और कैप्सूल, फिर चाहे अलमारी में पड़ी सड़ती रहें। शताब्दी एक्सप्रेस की चाल में एक खास बात यह भी है कि रफ्तार के बावजूद उसमें न तो शोर गूंजता है, न गति की तेजी पता चलती है। इसीलिए तो धीमे स्वर में गाती किशोरी अमोनकर तबले की एक एक थाप के साथ हॉल में सुन रहे का सा आनंद देती है। ऐसी बेआवाज मंथल सी गाड़ी में बज रही थी श्रवण की माँ, बड़ी बहू, बेटा अरविंद, पड़ोसने और बड़ी के कंगले माँ बाप। श्रवण के पिता ने आज बहुत दिनों बाद ढंग का ऑमलेट खाया था। वो अखबार लिए उसी के स्वाद में डूबे थे, कुछ इस बात से भी आतंकित कि कहीं कोई बेवाद की बकझक न शुरू हो जाए। और श्रवण
वो था कहाँ उस शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में? वो तो रेंग लिया था भीतर ही भीतर चुपचाप, अन्यंत्र कहीं और। सीता थी और उसका कठोर बनवास। राम उसके मन में थे, जिनका अपना निजी बनवास भी था, और सीता के बनवास में मूक हिस्सा भी। उन सबके बीच श्रवण लक्ष्मण की तरह दोनों के बनवास की कंटकमयता समेटते हुए मुखर था कि राम की सीता के बनवास में सिर्फ मूक हिस्सेदारी ही क्यों है, हस्तक्षेप क्यों नहीं। श्रवण के मन में सपनों का अपना महल भी था, जिसे वो किसी भी तरह लाक्षाग्रहण नहीं होने देना चाहता था। अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने अपनी नौकरी शुरू की थी। पढ़ाई के दौरान उसने अपने घर के बाहर एक निर्वासन झेला था और ये जाना था कि हर निर्वासन कुछ न कुछ सिखाता ज़रूर है। इस तरह श्रवण ने बाहर पढ़ते हुए जीने का रास्ता बनाना सीखा था, लेकिन घर लौटने के बाद उसे लगा था कि उसका सीखा हुआ बेहद किताबी है और हर लाक्षागृह की धुरी उसकी माँ एक ऐसी लिपि में लिखी हुई किताब है जिसे पढ़ पाना वो न बाहर रहते सीख पाया, न पहले घर में रहते हुए। अपने पिता और बड़े भाई की तरह तटस्थ सुन्न हो जाने से श्रवण को बेहद ऐतराज था, पर वो करे भी तो क्या करे? कोई बेहतर विकल्प भी तो उसके पास नहीं था। दूसरे शहर से अपने घर लौटते ही श्रवण कुमार ने अपने सपनों के महल के कपाट अपनी भाभी के आगे खोले थे, जिसमें विभा एक मधुर भीनी सुगंध की तरह भरपूर फैली हुई थी। इस उजास से श्रवण की भाभी बहुत विभोर हुई थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे बुझती गई थीं। फिर उन्होंने भी खोले थे अपने मन के कपाट। सीता, जो श्रवण की भाभी थीं, और सीता उनका असली नाम नहीं था। कितना हाहाकार समेटे हैं अपने भीतर, ये श्रवण ने पहली बार जाना था। सास और बहू के बीच की जितनी कपट क्रूर व्यवस्था का शिकार हो सकती थी सीता, उस सब की दर्द बयार एक बवंडर बनकर घूमती थी सीता के अंतस में। राम, जिसका असली नाम कुछ भी हो, सीता की पीड़ा के सिर्फ खामोश गवाह थे, निवारक नहीं थे, और कई कई बार तो उसका कारण भी थे। दर्द की एक परत इस बात की भी थी सीता के भीतर। ऐसे में भाव था तो एक क्षीण सी संभावना कि शायद नए समय की श्रवण मना बयार इस घर में किसी नई सदी का नया पन्ना खोले। श्रवण ने अपनी भाभी के आगे अपना स्वप्न कपाट खोला। सीता ने श्रवण की स्वप्न कल्पना को सुना और उत्फुल्ल हुई। इस उत्फुल्लता में अभिभूत जरूर हो रहा था, लेकिन उससे ये भी अनदेखा नहीं रह गया कि उसकी भाभी ने अपनी उत्फुल्लता के कवच से अपने विषाद को ढांप भी लिया था। ढांपने से कुछ परे नहीं हो जाता, ये श्रवण कुमार ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के दौरान सीखा था, और ये भी सीखा था कि उन ढांपे रह गए तथ्यों का संधान कैसे किया जाए। लेकिन इस प्रसंग में ये कठिन खाते की जटिल चुनौती है, ये समझ लिया था श्रवण कुमार ने। पहले स्टेशन पर करीब 1.5 घंटे चलने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस रुकी और बिना शोर शराबे के 2 मिनट बाद फिर चल दी। फिर भी कुछ हलचल तो हुई और श्रवण कुमार की खुमारी अचकचाकर टूट गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक स्टेशन गया कोई। स्टेशन? एक नींद समेटकर अब श्रवण की माँ जागकर ताज़ा दम हो गई थीं। यही वो पल थे जब उनके भीतर बोलने कहने का चक्रवात सक्रिय हो उठता है। बेहद अटपटा लगा भी था उन्हें। उनके पास अब तक की रेल यात्रा के अनेक अनुभव थे, और उनका यही निचोड़ था कि स्टेशन आते ही अफरा तफरी, टीन के बक्सों की धरपटक, जगह झपटने और बचाने की चालाक सी जद्दोजहद, उनके बीच फेरी वालों का चाव भरा इंतजार कि कोई गाता हुआ कुछ बेचने आए और कुछ न कुछ ज़रूर खरीद लिया जाए। ये क्या कि स्टेशन आया और चला भी गया, और ये मुई काला शीशा जड़ी खिड़की। श्रवण के पिता पूरी तन्मयता से एक किताब में डूबे थे, और श्रवण अपनी एकाग्रता से अपने सपनों के महल के गलियारों में बेचैन बेबस मुट्ठियां भींचता चक्कर काट रहा था। उसके कानों में अपनी भाभी से हुए वार्तालाप के टुकड़े गूंज रहे थे।
आंख के आगे तिर तिर आ रहा था भाई का रुआंसा रुंधा हुआ सर, और उसे रह रह कर लग रहा था कि उसे हर हाल दीवार में दरवाज़ा तलाश लेना है। वो बेअंदाज दीवार पर ही इधर उधर दस्तक की थप थप देता भटक रहा था। बहुत बहुत थक रहा था श्रवण। जब भी वो बहुत थक जाता है, विभा तब उसके पास आ जाती है, उसके गालों पर हाथ फेरती है। रिलैक्स केशव, रिलैक्स। क्यों टूटते हो इतना? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे ज़रूर। अगर हमारा अपने माँ बाप से प्यार सच्चा है तो वो हमसे टूटेंगे भी नहीं। फिर टेंशन कैसा, कैसी बेचैनी? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और श्रवण कुमार रिलैक्स हो जाता। बहंगी बहुत भारी नहीं लगती उसे, पर कब खत्म होगी ये टूटन? कैसे टूटेगी? उफ। श्रवण कुमार ने अचकचाकर खुद को अपने भीतर से बाहर खींच लिया। शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में वापस लौटा वो। पिता हाथ की किताब को गोद में रखकर सोए हुए थे और माँ कुछ कुछ बोले जा रही थी। श्रवण को जागा देखकर उसकी माँ उसकी ओर मुखातिब हुई। क्या मंगते भिखारी नहीं आते इस गाड़ी में? मैं तो रेसगाड़ी बांध कर चली थी कि तीरथ पर निकली हूँ, कुछ देती चलूंगी राह में। कुछ मन भी लगा रहता है उनके आने जाने से। पता नहीं कैसी आवाज़ में मांगते हैं कि देकर मन सुखी हो जाता है। माँ बोले जा रही थी और सुनता जा रहा था श्रवण कुमार। गाड़ी बेआवाज़ चली जा रही थी। पिता की नींद गहरा आई थी। किशोरी अमोनकर के बाद अब शिव शर्मा का संतूर बज रहा था, लेकिन कुछ और भी हो रहा था कहीं, जिसका किसी को पता नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि श्रवण कुमार को भी नहीं। फिर क्या हुआ यकायक कि अपनी सीट से श्रवण कुमार उठ खड़ा हुआ और उसने माँ के चेहरे की ओर बहुत गहराई से ताका। माँ एक बारगी कुछ समझ नहीं पाई, न ही कोई खास नोटिस किया उसने। श्रवण कुमार की नज़र माँ के चेहरे पर टिकी रही, निष्पलक। कुछ हलचल हुई माँ के भीतर। उसने श्रवण को ऐसा कभी नहीं देखा था। पहले थोड़ा हंसी वो, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका हंसना बेतुका है। एक अबूझ सी परेशानी उनके चेहरे पर घिर आई। संवाद तंत्र थम गया। कुछ और पल ऐसे ही ताकता रहा श्रवण, एकदम चुप, नज़र से माँ के चेहरे पर एकाग्र, और भीतर ही भीतर अपना सारा कुछ समेट कर अर्जुन होता हुआ कि उसके अंतस का सारा बल एक बिंदु पर सिमट आए। और अधिक नहीं सह पाई श्रवण की माँ। बेचैनी में उसके मुंह से अपने बेटे के लिए एक गुहार निकली, उसका नाम लेते हुए। इस गुहार ने श्रवण के पिता की तंद्रा को भी भंग किया। श्रवण अपने भीतर से और भी संगठित हो आया। माई, एक विलंबित आलाप किया श्रवण ने। क्षणांश को ठहर कर फिर दोहराया, बिना खंडित हुए। माई, एक दूर तक खिंचती जाने वाली लंबी टेर, जो जितनी स्वर में थी उतनी ही घनीभूत श्रवण के चेहरे पर भी थी। निश्चय रूप से ये स्थिति इतनी साफ थी कि श्रवण की माँ को भी उसमें मजाक की गुंजाइश जरा भी नहीं लगी, और इसी बात ने उन्हें जड़ कर दिया। कुछ भयभीत भी थी वो कि पता नहीं क्या होने वाला है। गाड़ी में मंगतों भिखारियों का प्रसंग तो उन्होंने ही उठाया था, पर ये तो श्रवण खुद ही उस चरित्र में उतर आया। माई, दे 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 माई, गरीब को दे दे, बेबस लाचार को दे दे। पैसा कौड़ी मत दे माई, मिट्टी है। जिसे घर दिया है उसे छत दे माई, अपने पिंजरे की मैना को गाने दे माई। पता नहीं कितना दर्द था श्रवण की आवाज़ में, उससे कहीं ज़्यादा जितना श्रवण की माँ चाहती थी। इसीलिए बेचैन थी वो। बेचैनी की परत तोड़ने के लिए उसने नीचे रखी टोकरी में से अपना बटुआ निकाला, बटुए में से रेज़गारी की थैली। सोना चांदी रहने दे माता, ला अपना अहंकार दे दे। अपनी जुबान पर रखी खड़ग मुझे दे दे, आंख में फुफकारता नाग मुझे दे दे। अपना राजपाट कोठी दुम्हेला अपने पास रख माई,
लाख के घर हैं ये सब। महाभारत तो पढ़ी है तूने, गुणी है माता तू। अब कुछ चौकन्नी हुई श्रवण की माँ। मीलों पीछे छूट चुके घर का हाहाकार उसे याद आने लगा। बेहद गहरा मंथन मचाता बवंडर उनके भीतर उठने लगा। उनके भीतर उनकी आंखों के सामने बहुत सी कातर सिसकियां छवियां उभर कर आने लगीं। उन्हें याद आने लगे असहाय सहमे हुए बड़ी और अरविंद के चेहरे, और अपने पति के भी। ये वो संकेत थे जिन्हें अब तक श्रवण की माँ अपनी जीत का प्रमाण मानती आई है। ओह, तो यहाँ से उठ रहा है ये दर्द का ज्वार केशव के भीतर। किसी और दिन का दैनिक जैसा प्रसंग होता ये, तो उसे श्रवण की माँ अपने कभी न हारने वाले शिल्प से मिनट भर में पटखनी दे देती। बुक्का फाड़ कर रोना, अपना सिर पीटना, बाल नोचना, छाती पीटना, इस कौशल ने उन्हें कभी पराजय नहीं दी थी अब तक। लेकिन इस बार तो सामने बेटे के चेहरे, उसकी आवाज़ और यहाँ तक कि खड़े होने की भंगिमा तक में गहरी पीर का हाहाकार सघन था। उन्हें लगा कि दर्द के भयंकर दलदल में धंसते हुए आर्तनाद कर रहा है उनका बेटा। उनकी हिम्मत जैसे साथ छोड़ने लगी कि वो एक बार फिर आंख उठाकर श्रवण का चेहरा देख लें। लेकिन एक बगुला सा उठा उनके भीतर, अपनी अब तक की भूमिका के बोध का बगुला, जो उन्होंने अपनी नज़र उठाकर बेटे के चेहरे पर टिका दी। श्रवण की आर्तनाद करती हुई आंखों से उनकी नज़र मिली और उनकी आंखें भर आईं। श्रवण ने थरथराती आवाज़ में कहना शुरू किया, अपनी आंखें गीली मत कर माई, आंखें खोल कर देख अपनी ममता का संसार। बस इसी नज़र का दान अपनी संतान को दे माई, दे माई, दे न माई। शताब्दी एक्सप्रेस फिर किसी स्टेशन पर रुकने के लिए धीमी होने लगी। श्रवण की माँ अपनी सीट से उठी और चलते चलते लड़खड़ा गई। श्रवण तेजी से बढ़ा और उसने माँ को थाम लिया। उसे पता था कि माँ को मुंह धोकर सहज होते हुए लौटना है। उसने पढ़ लिया था अपनी माँ का चेहरा और चेहरे के रास्ते उनके चित्त का झंझावत, जो शायद एक बदलाव के लिए वहाँ रास्ता बना रहा था। श्रवण की माँ शताब्दी एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच के वॉश बेसिन पर मुंह धो रही थीं और श्रवण मन ही मन बात कर रहा था विभा से। तुम ठीक कहती थी विभा, ठीक कहती थी। सच्चा है तुम्हारा विश्वास।